पाकिस्तान माशी मसाइल से निकलेगा तो यकीनन ये कौम खुशहाल होगी। अगर कौम खुशहाल नहीं होगी तो सियासतदान हुकूमत में जो भी आए उसको इन बहरानों का सामना करना पड़ेगा। और आज अगर PDM इक़्तिदार में हैं और कल इमरान खान फिर इक़्तिदार में आते हैं या मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है तो इन मसाइल से छुटकारा अकेले किसी भी पार्टी के लिए हासिल करना मुमकिन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। तारीख़ में पहली दफ़ा जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजम, उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हैं जो DGI-SPR हैं उनके साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इमरान खान के जो रजीम चेंज का जो बयानिया था या जो सफ़र का मामला था, अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है, और उनके अलावा जो उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने सियासत से दूरी इख्तियार कर ली है। और जो आर्मी चीफ़ के हवाले से जो इमरान खान या PTI की कायदीन की जानब से जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं उसका उन्होंने खुलकर जवाब दिया और ये तक कहा कि सपा सलार के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं तो अगर इनके नज़दीक सपा सलार गद्दार है तो वो गद्दार से रातों को बंद कमरों में मुलाकातें क्यों करते हैं। और उन्होंने मार्च में ये क्यों पेशकश की कि जी आप अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए मेरा साथ दें तो मैं आपको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये आर्मी चीफ़ में तोसी दे दूँगा। बतौर आर्मी चीफ़ तो बहुत सारी बातें हुई। अरशद शरीफ का मामला आया, सलमान इकबाल का मामला आया और अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ जिस तरह कहा गया कि जी उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट थी इसलिए उन्हें मजबूरन मुल्क छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने भी इस हवाले से खुलकर बात की। जो DGISI हैं उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई थ्रेट नहीं थी। अगर KP हुकूमत को इस तरह की कोई थ्रेट थी भी तो वो वफाक से या हमारे साथ क्यों शेयर नहीं की तो इससे भी बड़े सवालात उठे हैं। अरशद शरीफ जो है वो UAE गए तो वहाँ से उन्हें किसने कीनिया जाने पर मजबूर किया या कौन उन्हें कीनिया ले जाकर गया, और जो वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद है वो कौन है, और वो जो फार्म हाउस है वो किसका है। उन्होंने कहा कि ये सब तफसीलात कुछ हमारे पास हैं और कुछ जो हैं सामने यकीनन आनी है और सब पता चलेगा। उन्होंने कहा कि जो कीनिया की हुकूमत और पुलिस का जो मौक़िफ़ है कि जी वो गलती से गलतफ़हमी से लगें या जिस तरह उन्होंने तावीलें पेश की, उन्होंने कहा कि वो तावीलें हुकूमत भी नहीं मानती, हम भी नहीं मानते और कौम भी उनके जो दलाइल हैं या उनके जो आगे से वजाहतें उनको नहीं मानती। इसीलिए हुकूमत ने जुडिशल कमीशन भी बनाया है और तहकीकाती टीम भी बनाई है जो वहाँ जाकर इस सारे मामले की तहकीक तफ्तीश करेगी। और DGISI ने कहा कि जो कीनिया का मेरा हम मनसब से है मैं उसके साथ भी राब्ते में हूँ और जो तमाम हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ लगती रही हैं तो ये एक अफसोसनाक मामला है। उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने ये फ़ैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेगी, आइंदा सियासत में किसी तौर भी मुलव्वस नहीं होगी और जो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आइन ने उन्हें इख्तियार दिया है, जो आइन में उनका दायरा इख्तियार है उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह और मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल और जानवर तक के अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो उस पर सख्त गम गुस्से का भी इजहार किया गया। और उन्होंने कहा कि अगर माजी में अगर अदारों ने गलतियाँ की हैं तो 20 साल से वो अपना खून पेश करके हैं उसका कफ़ारा भी अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि हम 30, 35, 40 साल तक वर्दी पहन कर मुल्क की खिदमत करें और बाद में जो है बदनामी का कोई तोक लटका कर घरों को जाएं। कोई इस तरह नहीं सोचता। उन्होंने कहा कि हमारे शहदा के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया और अरशद शरीफ के मामले में बिला जवाज़ अदारों की जानब उंगलियां उठाएगी जो काबिल मज़म्मत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो दोनों एक जुडिशल कमीशन या कमेटी बनाई गई है हमने
اس میں ISI کے ممبر اس لیے شامل نہیں کیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارے اپنے طور پر غیر جانبدارانہ تحقیق تفتیش کریں، بلکہ اگر یہ بین الاقوامی ماہرین سے بھی اس حوالے سے تحقیقات کرانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ان کو اجازت ہونی چاہیے، تاکہ شفاف تحقیقات ہوں اور جو اصل محرکات ہوں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ارشد شریف اسلام آباد سے پشاور کس طرح گیا، پشاور سے دبئی کس طرح گیا، دبئی سے کینیا کس طرح گیا، تو اور یہ واقعہ کس طرح رونما ہوا، کن لوگوں کے پاس وہ دبئی میں ٹھہرا ہوا تھا، کن لوگوں کے پاس وہ کینیا میں ٹھہرا ہوا تھا، کن کن لوگوں کے ساتھ ان کا وہاں رابطہ تھا، کون اس کے میزبان تھے، تو یہ سب باتیں انہوں نے کہا کہ سامنے آنی چاہیے، اور تاکہ اس قوم کو حقیقت کا پتہ چل سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بات میں اداروں کو گھسیٹا جاتا ہے اور منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جو کہ قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کے قتل میں کوئی تیسری قوت بھی ملوث ہو سکتی ہے، یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے، تاہم ابھی تک چونکہ تفتیش ابتدائی مرحلے میں ہے، اس لیے جب یہ تفتیش کا مرحلہ آگے بڑھے گا، کوئی اہم پیشرفت ہوگی تو ہی پتہ چل سکے گا کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے۔ تو DGISI نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو بیرونی کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف اگر خطرہ ہے تو ملک کے اندر جو عدم استحکام ہے اور جو معاشی مسائل ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کا سپہ سالار آپ کہتے ہیں غدار ہے تو رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ رات کو آپ بند کمرے میں ملاقاتیں کریں اور جب آپ کی سیاست کی مداخلت کی بات نظر انداز کی جائے، نہ مانی جائے، تو دن کو آپ کردار کشی کریں، الزام تراشیاں کریں اور بے بنیاد منفی پروپیگنڈے کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں، بلکہ بحیثیت مجموعی ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ جو سائفر کا معاملہ اٹھایا کہ جی امریکہ کی جانب سے یا امریکہ کے جو نمائندے ہیں ان کی جانب سے دھمکی آمیز خط آیا تھا، تو انہوں نے اس کو بھی مسترد کیا اور کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی ہم نے اس چیز پر اپنی رپورٹ دی تھی ISI نے کہ یہ اس طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی، اور اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ ISI کی جو فائنڈنگ ہے اس کو پبلک کیا جائے، لیکن حکومت نے اس وقت یہ نہیں کیا، اور ہمیں حیرانی ہوئی کہ عمران خان نے اس پر بیانیہ بنایا، جھوٹا خط جلسے میں لہرایا، جس پر سب کو حیرانی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی، ایک سفیر کو بھی سیاسی معاملات کے لیے استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کا ایک جھوٹا جو بیانیہ تیار کیا گیا، اس میں جو میڈیا پر بھی اداروں کا ٹرائل کیا گیا، منفی پروپیگنڈا کیا گیا، اور بعض صحافیوں، سوشل میڈیا یوٹیوبر کو اس کے لیے باقاعدہ فیڈ کیا گیا۔ جو DGISI ہیں اور DGISPR ہیں، ان کے پریس کانفرنس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی پریس کانفرنس کی۔ جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان کا بھی بیان آیا۔ مسلم لیگ کے جو دیگر رہنما ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے لب کشائی کی اور کہا کہ عمران خان کی جھوٹی سیاست کا آج جو ہے بیچ چوراہے میں بانڈا پھوٹ گیا ہے۔ جو عسکری ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کی طرف سے ہر چیز کی واضح وضاحت آ گئی ہے۔ جو PTI کے رہنما ہے شاہ محمود قریشی، انہوں نے بھی بعد ازاں اس پر رد عمل کے لیے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ رابطے میں رہے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم فوری الیکشن چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ان کے ناقدین ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر وہ فوری الیکشن بھی چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کر وہ طے کریں گے کہ الیکشن کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس کے لیے عمران خان یا PTI والوں کو رات کے اندھیروں میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا فوج کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آج DGISI اور DGISPR کے
प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन जो पीटीआई के लिए भी नौश्ता दीवार है और पीडीएम समेत तमाम सियासी क़ुव्वतों के लिए भी ये एक नविश्ता दीवार है। तमाम सियासी क़ुव्वतों के लिए इसमें एक ही पैगाम है कि अगर इस मुल्क के हालात ठीक करने हैं, जमहूरी माशी सियासी इस्तेहकाम लाना है और अपने रवैये भी जमहूरी बनाकर एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना होगा और एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर मुल्क को बहरानों से निकालना होगा। अगर कोई आज भी इस खुशफहमी में मुब्तला है और तो वो ख्वाबों की दुनिया से अब बाहर निकल आए और किसी गैबी इमदाद के बलबूते पर इक़्तिदार की कुर्सी हासिल करने की अब ये ख्वाहिशें छोड़ दे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये उम्मीद अब सबको छोड़ देनी चाहिए कि अब उनके साथ दोबारा गैबी इमदाद आएगी और उन्हें इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाएगी। सियासी क़ियादत हुक्मरानी अब अवामी ताकत के बलबूते पर, इसमें सबका भला है, इसमें अवाम का भला है और इसमें पाकिस्तान का भला है। अब अगर पीडीएम, पीटीआई और कोई भी अपनी सियासी फ़ायदा लेने के लिए फ़ौज समेत इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा सियासत में अपने ज़ाती मफादात के लिए घसीटने की कोशिश करेगा या उनकी जानब उंगलियां उठाएगा या हमारे ये सियासी लीडर सियासी मामलात मिल बैठ कर हल नहीं करेंगे और खुदा न ख्वास्ता अदारों को फिर मुसालहत मुदाखलत के लिए मजबूर किया जाएगा, तो इसके दमदार फिर ये इक़्तिदार परस्त सियासतदान ख़ुद होंगे। अब जुमा को इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी शुरू होना है जो लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होगा और इस्लामाबाद पहुंचेगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो DGISI हैं और DJSPR हैं, उसके बाद इस लॉन्ग मार्च पर भी यकीनन असरात पड़ने हैं। अब इस लॉन्ग मार्च पर इसके कितने मनफी असरात मरतब होंगे तो ये जब लॉन्ग मार्च शुरू होगा और इस्लामाबाद की तरफ इसकी रवानगी होगी तो उसमें लोगों की तादाद और जोश व खरोश से ही पता चल सकेगा। हमने पहले भी ये बात कई दफ़ा कही है कि पाकिस्तान में सियासी, माशी और जमहूरी जो मसाइल हैं इसके बड़े ज़िम्मेदार सियासतदान हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं हैं। वो एक दूसरे की टांगें खुद ही खींचते हैं, वो एक दूसरे की हुकूमतें खुद ही गिराते हैं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें खुद ही करते हैं, वो एक दूसरे को गद्दार खुद ही कहते हैं और जब बाद में बंदगली में वो पहुंच जाए तो फिर उनके पास रास्ता नहीं होता और एक की ख्वाहिश होती है कि दूसरा बंदगली में फंस जाए और दूसरे की ख्वाहिश होती है कि पहले वाला बंदगली में फंस जाए। तो वो बंदगली में ख़ुद फंसते हैं या नहीं फंसते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को जो माशी तौर पर इस वक्त बंदगली में पहुंचा दिया है। और आज भी अगर इन सियासतदानों ने कम अज़ कम अगर मीसाके मईशत के मामले पर इन सियासतदानों ने इत्तेफाक न किया, आइंदा इंतखाबात कब होंगे इसके लिए भी यकीनन बातचीत शुरू की जा सकती है, लेकिन मईशत की मजबूती के लिए मीसाके मईशत पर इत्तेफाक और मीसाके मईशत के लिए लाएमल तय करना इस वक्त नागुज़ीर है। पाकिस्तान माशी मसाइल से निकलेगा तो तरक्की की राह पर गामज़न होगा। पाकिस्तान माशी मसाइल से निकलेगा तो यकीनन ये कौम खुशहाल होगी। अगर कौम खुशहाल नहीं होगी तो सियासतदान हुकूमत में जो भी आए उसको इन बहरानों का सामना करना पड़ेगा। और आज अगर पीडीएम इक़्तिदार में हैं और कल इमरान खान फिर इक़्तिदार में आते हैं या मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है तो इन मसाइल से छुटकारा अकेले किसी भी पार्टी के लिए हासिल करना मुमकिन नहीं है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।